रियल लाइफ में बात हुई कभी चार्ल्स से? मिस्टीरियस। हाँ, पहले तो हम उसको मिलने गए अपने नेपाल मिलने गए, और वहाँ पे चार्ल्स मिलेंगे, यानी बड़ा हमको जद्दोजहद करनी पड़ी, बड़ी अफसरों से, नेपाल की बड़ी बड़ी हस्तियों से बात करनी पड़ी। रियल लाइफ में बात हुई कभी चार्ल्स से? मिस्टीरियस। हाँ, पहले तो हम उसको मिलने गए अपने नेपाल मिलने गए पिक्चर की रिलीज के बाद, और वहाँ पे चार्ल्स मिलेंगे, यानी बड़ा हमको जद्दोजहद करनी पड़ी, बड़ी अफसरों से, नेपाल की बड़ी बड़ी हस्तियों से बात करनी पड़ी। फिर जाके दूर से उन्होंने हाथ हिलाया, हमने पोस्टर खिलाया, एंड ही सेड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो हमारे एक प्रोड्यूसर विक्रम खक्कर थे, वो तो देखे चार्ल्स चार्ल्स चार्ल्स, मैं क्या तू क्यों लड़की बन गया एकदम से। परसोना है उस आदमी में, और उसके चारों तरफ यंग नेपाली लड़के ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं है वो। फिर वो किया, फिर मैंने एक बुक उसको पेश की, जिसके अंदर मैंने एक पेज पे नंबर लिख दिया अपना। तो फिर उनके फ़ोन आए, और काफ़ी साल छूटने तक मेरी बात होती रहती थी फ़ोन पे। जेल से मुझे फ़ोन करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो काफ़ी वो वीडियो कॉल करते थे, मेरी सेल है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो उससे एक अलग तरह का रिश्ता बन गया। मैं अमेरिका गया था, तो तूने हॉलीवुड एजेंट से मेरी बातें कराई कि आपको वहाँ काम करना चाहिए, तुम इस टाइप के एक्टर हो, कहाँ तुम वेस्ट हो रहे हो। तो उस तरह की मित्रता हो गई चार्ल्स के साथ। 72 साल की उम्र में आप बता रहे हो, तो मेरे को लग रहा है कि वो रणदीप हुड्डा है, आप कोई फैन की तरह मूवमेंट लेने आ रहे हो आप लोग। हो सकता है। तो हम चार्ल्स का सेकंड पार्ट बनाने की भी सोच रहे हैं, जो कि जैसे गॉडफादर थी, फिर गॉडफादर 2 बनी। वो 2 टाइम जोन में चलेगा। एक तो चार्ल्स कैसे बने, कोई भी इंसान, हम पैदा तो सब इंसान ही होते हैं, सब अच्छे पैदा होते हैं, तो कौन कैसा कैसा मोड़ लेता है, एक वो हिस्सा, और वो नेपाल में उनके साथ क्या हुआ वो हिस्सा, उन दोनों को हम ऐसे करके। बट लगता नहीं बेहतर होगा एक वेब सीरीज बना दे, वेब सीरीज बनी है, सरपेंट करके एक वेब देखिए सीरीज मैंने बनी वो है। भी। हाँ, और उसमें हमारी पिक्चर की बहुत कॉपी की गई है। अच्छी बात है ना। तो वेब सीरीज, इवन सावरकर जी की पिक्चर पे भी मुझे मैंने जब लिया तो क्या था कि 53 साल की कहानी थी, और उसमें कितनी सारी चीज़ें मैं डाल नहीं पाया, जो कि एक उनका व्यक्तित्व और बाहर निकल के आता। तो मुझे बाद में लगा कि इसकी सीरीज़ बनानी चाहिए थी, पर सीरीज़ फिर एक OTT प्लेटफॉर्म पे रह जाती है, और पिक्चर जो है वो एक वाइडर ऑडियंस को जाती है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि उनके ऊपर पिक्चर ही बनाई जाए। देखिए सावरकर जी आप में इतना समा गए कि मैं कितना भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, छूट ही नहीं रहे। फिर लोग कहेंगे कि आपने पूरा पॉडकास्ट ही सावरकर के बाद फिर ठीक है यार, अब मैं किया, बहुत अच्छे से किया, और उनको जी के किया, उनको समझा मैं, उनको मैं समझने की कोशिश की मैंने। आप अगर मैं नेहरू जी के ऊपर पिक्चर बना रहा होता था, तो उनको भी उतना ही समझ के मैं पेश करता, और मैंने उनको वाइट वॉश नहीं किया है बिल्कुल। वो बहुत ही कड़क आदमी थे, और एंड तक। सबसे बड़ी बात क्या है कि आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया, और आमरण अनशन से मरे सिर्फ सावरकर जी। उन्होंने एंड में लाइफ में खाना पीना छोड़ दिया, तो उन्होंने समाधि ली थी उन्होंने। तो जो मैन ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस, डाइड ऑफ अ बुलेट, एंड द मैन ऑफ वायलेंस फास्टेड अनटू डेथ। ये एक आयरनी है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं उनको, ये किसी ने इस नज़रिए से देखा नहीं है। तो वो एक नज़रिया मैं लेके आना चाहता था। बहुत ही गहरी बात ही आई जो लास्ट में आपने कही है। जी जी जी, सही बात है। गहराई से बनाई हुई पिक्चर है, सोच समझ के बनाई हुई पिक्चर है, और मैं इसमें गांधी जी को बिल्कुल ही कंपैरिजन में मैं दिखाने की कोशिश की है। गांधी जी पे, मैं भी गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, पर वो क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। बोलने को बहुत अच्छा है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, मैं पॉलिटिक्स से आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा इश्क मोहब्बत थोड़ा लाइट करते हैं। इश्क मोहब्बत। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई रणदीप भाई के पास सब कुछ था, फिर शादी इतनी देर से क्यों की? पहला सवाल तो यही लोगों के मन में था। मेरा तो शादी करने का मूड नहीं था, क्योंकि क्यों? जैसा मैं देखता था, मैं सच्ची बात बताऊं, हाँ। मैं स्कूल में बहुत दुखी रहता था यार। तो मैं चाहता नहीं था कि मैं इस दुनिया में किसी और को लाऊं।
जो कि स्कूलिंग के थ्रू जाए। तो मेरा मन नहीं था, पर फिर संजोग हो गया और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा हुआ। हम्म। और थोड़ा लेट लतीफ़ हो गए, तो मैं तो यही जोक मारता हूँ कि मेरी शादी आज तक इसलिए नहीं हुई हरियाणा में क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट की नौकरी नहीं थी। तो मणिपुर जाके करनी पड़ी। तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने भी पढ़े, बोले भाई हमने तो बिहार था ही क्या पता था, तू तो जो मणिपुर ले गया। मैं कहा यार ऐसे ही होता है। फिर तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई नॉर्थ में लड़कियां नहीं मिली जो नॉर्थ ईस्ट पहुंच गए। नहीं, वो है तो अपना ही देश। हाँ। पर क्या है, प्यार में और संजोग जो बैठता है उसमें जात पात धर्म उम्र। देश उम्र उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता। और हमारी बनी और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया तो ऐसा हुआ। शादी में सब आसान था या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे घर परिवार, क्योंकि हरियाणा था, माँ अरे नहीं, बाप, बहुत बहुत 10 साल का उम्र गैप है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस थे। मेरे माँ बाप भी चाहते हैं, हर एक के माँ बाप चाहते हैं कि उन्हीं की कम्युनिटी में शादी हो। इसमें कोई जाटों में तो खास तौर पर होता है। जाटों में तो बहुत होता है। एक्चुअली मैं पहला अपना फैमिली मेंबर हूँ जिसने नॉन जाट से शादी की है और कोई किसी ने कभी नहीं की। तो वो सबको वो था, प्रॉब्लम थी उससे, बट धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। और जब हम शादी में गए, क्योंकि मणिपुर में उस वक्त प्रॉब्लम चल रही थी और मैं वैसे भी बहुत ही पतला गंजा था सावरकर जी के रोल में, तो मैं कहा यार शादी की फ़ोटो तो अच्छी आनी चाहिए, बाल उगने दे, थोड़ा खाने पीने दे। तो फिर उस वक्त मणिपुर में प्रॉब्लम काफ़ी चल रही थी, तो फिर बोला कि शादी कहाँ करेंगे। तो मैं कहा यार देखो, शादी तो लड़की के घर जाके ही होती है और मैं चाहता था कि अपनी बीवी के परिवार को, उनके कल्चर को मैं एक सल्यूट करूं, एक इज्जत दूं। तो वहाँ जाके शादी हुई और वहाँ पे बहुत लोगों ने, एक तो हमारे सीनियर ही थे आर्मी में, ब्रिगेडियर यशदीप सांगवान जो कि वहाँ पोस्टेड थे असम राइफल्स में, तो उन्होंने भी काफ़ी मदद की हमारी। उन्हीं के पास जाके हम रहे क्योंकि बोले कि बाहर होटल वोटल में रहोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरी शादी में बहुत सिक्योरिटी बहुत थी। हम हर जगह सिक्योरिटी के अंडर ही जाते थे। मेरी शादी में सिक्योरिटी पर्सनल ज़्यादा थे और बाराती कम थे। यहाँ से तो बाराती हम 10 ही लोग गए थे क्योंकि उनके ऊपर भी क्यों बर्डन डाला, और फिर ज़्यादा माहौल भी ऐसा था तो ज़्यादा धूमधाम से हमने एक्चुअली धूमधाम से करने की कोशिश की नहीं थी। बहुत ही सिंपल सी सेरेमनी थी और वो ऐसी लोगों की फैंसी पकड़ गई। वो वहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं था और बाद में हमें पता चला हमारी शादी लाइव चल रही थी। भैया ये किसने जुगाड़ किया। तो जब वो हुआ तो फिर वो जब तस्वीरें बाहर आई तो एकदम से एक नया प्यार उमड़ के आया मणिपुर के कल्चर की तरफ, मेरी बीवी की तरफ, मेरी तरफ, कि भैया ये बहुत ही एक हिंदुस्तानी तरीके से शादी की बॉलीवुड में होने के बावजूद, और जो कि सिर्फ एक पंजाबी वेडिंग नहीं थी। तो उससे बहुत सराहना मिली, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत लोगों ने उसको किया। तो देखो हिंदुस्तान का आदमी क्यूरियस होता है और इधर अपने दिल्ली हरियाणा का आदमी और क्यूरियस होता है। अब आदमी सवाल पूछ रहा है कि भाई हरियाणवी और मणिपुर में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, थोड़ा बताओ कि अब तो दामाद हो मणिपुर के। देश के बेस्ट बॉक्सर इन्हीं 2 स्टेट से आते हैं। हमें लगता है कि हमारा जब बच्चा होगा तो बॉक्सिंग ग्लव पहन के पैदा होगा। नहीं, काफ़ी सिमिलैरिटी है। वो भी काफ़ी प्राउड लोग हैं, जैसे जाट होते हैं। मैतेई लोग बहुत प्राउड लोग हैं अपने कल्चर में, उसमें उनके ट्राइबल गॉड्स भी हैं। और जब उनके पुराने राजा ने जब वैष्णविज्म की तरह, हिंदुइज्म की तरह जब रुख किया था, तो वो हमारे हिंदू ट्रेडिशंस को वो और भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। और वहाँ पे जैसे होली होगी तो वहाँ पे स्पोर्ट्स होंगे और कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। वो रंग वंग इतना नहीं लगाते। हर चीज़ में वो उनका एक 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 सहज और एक बहुत ही डीप रूटेड कल्चरल वो रहता है। भाभी से मिले कैसे थे? मैं प्ले कर रहा था तो वो आई थी प्ले में हेल्प वेल्प करने, तो वहाँ पे पहली बार मुलाकात हुई। फिर सालों साल होती रही, मिलते रहे, बिछड़ते रहे। फिर कोविड के दौरान हम लोग साथ रहने लगे और उसके बाद फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक जो आजकल के मॉडर्न उसमें कि भाई साथ रह के देख लो, लिव इन। तो वो हुआ, उसके बाद फिर हमने ब्याह किया।